बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2025 के फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम्स में जो फर्स्ट ईयर का फ़िज़िक्स का पेपर हुआ है उस आज की वीडियो में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन अपलोड किया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखें। आज की वीडियो में हम इस पेपर के MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आपका पेपर का सेक्शन ए था, इसमें फर्स्ट MCQs था रिलेटिविस्टिक मास इज़ ऑलवेज। इसका ऑप्शन डी करेक्ट था, ग्रेटर देन रेस्ट मास। सेकंड MCQs, ए हाइड्रॉन में आइथर बी अ बारियन और ए मेसॉन, बी ऑप्शन करेक्ट था। थर्ड MCQs, द डायमेंशन ml²t-2 शो, इसका भी डी ऑप्शन करेक्ट है, वर्क। फोर्थ, इफ r इक्वल टू 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर देन परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन r विल बी, इसका ऑप्शन ए करेक्ट था, 0.4%। MCQs 5, j.i क्रॉस k इक्वल टू, ये किसकी इक्वल है? डी ऑप्शन है, -1 के इक्वल। नेक्स्ट MCQs नंबर 6, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स FC इक्वल टू, FC किसकी इक्वल होता है? mr ओमेगा स्क्वायर के। नेक्स्ट, if the length of blade of a fan is increased then its rotational speed at same voltage and current, इसके लिए ऑप्शन डी करेक्ट था, will decrease। 8 MCQs, two bodies A and B of same masses have velocity in the ratio 2:1, their kinetic energies are in the ratio 4:1। 9 number MCQs, maximum drag force on 1 kg falling sphere is, मैक्सिमम ड्रैग फोर्स जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट है, 9.8 न्यूटन। 10 MCQs, यंग्स मॉडुलस y इक्वल टू, यंग्स मॉडुलस y किसकी इक्वल होता है? बी ऑप्शन के, F/A डिवाइडेड बाय डेल्टा L/L। नेक्स्ट MCQs नंबर 11 था, इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, मैथ्स। 12 MCQs, लोकेशन ऑफ ए सबमरीन इन डीप सी कैन बी डिटेक्टेड बाय, ये डिटेक्ट की जाती है डॉपलर इफेक्ट के जरिए से। 13 नंबर MCQs, एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इन विच डायरेक्शन विल इलेक्ट्रॉन मूव आफ्टर इट इज रिलीज्ड, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, साउथ। 14 नंबर MCQs, इन ऑर्डर टू अचीव हाई एक्यूरेसी द स्लाइड वायर ऑफ ए पोटेंशियोमीटर शुड बी, सी ऑप्शन, एज लॉन्ग एज पॉसिबल। इसके बाद MCQs नंबर 15, two closely placed parallel wire are carrying current in opposite direction, the wires will, C option है, repel each other। 16 नंबर MCQs, 1 Weber is equal to, 1 Weber किसके इक्वल होता है? न्यूटन मीटर पर एम्पेयर के, डी ऑप्शन। इसके बाद लास्ट MCQs था पेपर में, when an object moves with a very high speed its length dash in the direction of its motion, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, कांस्टेंट। इसके बाद आपके पेपर का बी सेक्शन था जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो पहला क्वेश्चन गिवन था, ब्रीफली एक्सप्लेन प्रिसाइज एंड एक्यूरेसी विद डायग्राम। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, प्रिसीजन और एक्यूरेसी को आपने पैराग्राफ की सूरत में या इस तरह कॉलम्स बनाकर इसको एक्सप्लेन करना था और साथ इसकी डायग्राम बना देनी थी कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या फ़र्क है। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड जो फर्स्ट का और ऑप्शन था, हाउ कैन ऑर्डिनरी लाइट बी पोलराइज्ड यूजिंग पोलराइजर्स, तो पोलराइजर्स को यूज करके ऑर्डिनरी लाइट को कैसे पोलराइज किया जा सकता है, इसको आपने एक्सप्लेन कर देना था थोड़ा सा। नेक्स्ट आपके पास सेकंड क्वेश्चन था, द वेलोसिटी ऑफ ए मिसाइल ट्रैवलिंग एट 1500 मीटर पर सेकेंड इंक्रीजेस टू 5000 मीटर पर सेकेंड आफ्टर मूविंग थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर, कैलकुलेट द टाइम फॉर द मिसाइल टू रीच दिस वेलोसिटी। ये आपका न्यूमेरिकल टाइप है। न्यूमेरिकल टाइप में वेलोसिटी चेंज हो रही है, डिस्टेंस दिया गया है और हमने कैलकुलेट द टाइम कैलकुलेट करना है। तो इस स्टेटमेंट की मदद से आपने डाटा नोट कर लेना था। डाटा नोट करने के बाद आपको पेपर के एंड पे फार्मूलाज दिए गए थे, उनमें फार्मूला पिक करके उसमें वैल्यूज पुट कर देनी थी। ठीक है, सबसे पहली चीज, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना था। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके जब एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो जाए तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके टाइम कैलकुलेट कर लेना था। तो इस तरीके से ये टाइम जो है 21.54 सेकेंड आ जाता है। इसके बाद थर्ड जो सेकंड क्वेश्चन का और ऑप्शन गिवन था, बॉडी एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड अंडरगोज अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, द हीट एनर्जी रिमूव्ड इन दिस प्रोसेस इज 7300 जॉल, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज एंड डिस्कस एंट्रोपी साइन।
तो इस केस में डाटा जो है वो टेम्परेचर ये गिवन है, हीट गिवन है, हमने एंट्रोपी कैलकुलेट करनी थी, फार्मूला आपके पेपर में दिया गया था, फार्मूला पुट करके जस्ट उसमें वैल्यूज पुट करनी थी, तो आपका आंसर आ जाना था। यहाँ पे माइनस इस वजह से आया है कि हीट रिमूव हो रही है, और जब हीट रिमूव हो तो एंट्रोपी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो नेगेटिव साइन भी यही शो कर रहा है कि एंट्रोपी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन था, व्हाट इज मीन्ड बाय कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, गिव वन एग्जांपल ईच। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को पैराग्राफ की सूरत में लिख के एग्जांपल लिख देनी थी, या इस तरह आप लाइंस लगाकर पॉइंट्स की सूरत में भी लिख सकते हैं और एंड पे एक एग्जांपल देनी थी। ठीक है, क्वेश्चन में उतना ही लिखते हैं जितना कि पूछा गया हो। जैसे यहाँ पे इसका कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस से रिलेटेड पूछा गया था और एक एग्जांपल देनी थी, तो एग्जांपल यहाँ पे मस्ट थी। अगर एग्जांपल नहीं देंगे या बाकी बेशक 10 पॉइंट्स भी लिख दें इनके दरमियान, तो वो आपको पूरे नंबर ना मिलते इस क्वेश्चन के। इसके बाद थर्ड का और ऑप्शन क्या था, व्हाट इज मीन्ड बाय मैग्नस इफेक्ट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो मैग्नस इफेक्ट क्या है इसको आपने डिटेल से बता देना था और उसके बाद एक एग्जांपल की मदद से इस मैग्नस इफेक्ट को एक्सप्लेन कर देना था। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास फोर्थ क्वेश्चन था, डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमorphous सॉलिड्स, गिव एटलीस्ट 3 डिफरेंसेस। क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमorphous सॉलिड को आपने डिफरेंशिएट करना था और इसके 3 डिफरेंस कम से कम देने थे। तो यहाँ पे मैंने 4 दे दिए हैं, इनमें से जो भी आप 3 पॉइंट्स पेपर में लिखना चाहते हैं, लेकिन कम से कम अगर 3 पूछे गए हैं तो आप 4 पॉइंट्स लिख के आए, 4 पूछे गए हैं तो आप 5 पॉइंट्स लिख के आए, सेफ साइड के लिए कि अगर कोई एक आधा और पॉइंट गलत हो जाता है तो बाकियों के मार्क्स आपको मिल जाएं। इसके बाद फोर्थ का और ऑप्शन हमें क्या दिया गया था, अर्थ कंप्लीट्स इट्स 1 रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स, कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस इन रेडियन पर सेकेंड। तो ये भी आपका न्यूमेरिकल है जिसमें आपने डाटा नोट कर लेना था। 1 रोटेशन से मुराद थीटा 2 पाई है, एक रोटेशन यानी कि कंप्लीट सर्कल 2 पाई के इक्वल होता है, और टाइम हमें 24 आवर्स दिए हैं, उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर देना था। एंगुलर वेलोसिटी पूछी गई है, तो फार्मूला पेपर के एंड पे आपको दिया गया था, वो फार्मूला पुट करें, उसमें वैल्यूज पुट करें तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वैल्यू आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 था, द ड्रॉपलर्स इफेक्ट इज यूज्ड टू इन रडार सिस्टम, ब्रीफली एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ रडार सिस्टम। रडार सिस्टम की वर्किंग को आपने एक्सप्लेन करना था कि डॉपलर इफेक्ट वहां पे कैसे यूज हो रहा होता है, तो उसको इन शॉर्ट आपने एक्सप्लेन कर देना था। नेक्स्ट 5 का और ऑप्शन दिया गया था, वेरीफाई दैट a डॉट बी स्क्वायर प्लस a क्रॉस बी स्क्वायर इक्वल टू a बी स्क्वायर। इंतहाई आसान, इसमें a डॉट बी किसके इक्वल होता है वो पुट कर देना था, a बी कॉस थीटा के, और a क्रॉस बी a बी साइन थीटा के इक्वल होता है। इनका स्क्वायर लेके कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाता है, ये 1 के इक्वल होता है, तो a बी स्क्वायर यानी कि राइट हैंड साइड आ जाती है, और ये 4 से 5 स्टेप्स में आपका प्रूव हो गया है। नेक्स्ट 6 पार्ट था सेक्शन बी का, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जॉल्स गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन मूविंग थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट्स। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से मूव कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और जॉल्स में है वो कैलकुलेट करनी थी। तो इसमें डाटा में काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है और पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट दिया गया है। सोल्यूशन इसका क्या था कि काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने के ई इक्वल टू ई वी का फार्मूला अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर ली, और उसके बाद जॉल्स में कन्वर्ट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जॉल्स में कन्वर्ट करना था, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉल के इक्वल होता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है जॉल्स की फॉर्म में आ जाती है। नेक्स्ट 6 का और पार्ट गिवन था, what happens to the density of an object as it moves in a direction with very high speed relative to speed of light। तो इसमें डेंसिटी पूछी गई है किसी ऑब्जेक्ट की कि जब वो हाई स्पीड के साथ मूव करता है तो उस केस में उसकी डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो आपने बता देना था। रिलेटिविटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 था, इसमें क्या पूछा गया है, व्हाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ LDR डिक्रीज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन इट। कि रेजिस्टेंस जो है LDR की वो डिक्रीज करती है जब लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज की जाए, तो इसको आपने इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर देना था। ज्यादा लाइट होगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, वो ज्यादा करंट फ्लो करवाएंगे, जिसके नतीजे में रेजिस्टेंस कम होगी। नेक्स्ट 7 का और पार्ट क्या दिया गया था, स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, गिव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म।
तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आपने स्टेट करके उसकी बेशक एग्जांपल भी साथ लिख दें और मैथमेटिकल फॉर्म यानी कि फार्मूला पूछा गया था। नेक्स्ट 8 पार्ट था, डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए सर्किट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, डज द इंड्यूस्ड करंट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जस्टिफाई। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है सर्किट में वो सर्किट डिपेंड्स ऑन दी रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी कि ईएमएफ रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही होती है या नहीं, और इंड्यूस्ड करंट जो है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है या नहीं, इनके बारे में बताना था। तो दोनों का आपने शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन लिख देना था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती और इंड्यूस्ड करंट जो है वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे। वो इस फार्मूले के तहत आपको बताया गया है। नेक्स्ट 8 का और पार्ट गिवन था, at what speed would the mass of proton be doubled? The rest mass of proton is 1.673 into 10 power minus 27 kg। तो इसमें ये आपका न्यूमेरिकल है जिसमें वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है, what speed mass of the proton would be double, और mass दिया गया है, mass of the proton is at what speed would the mass of the proton be doubled। ये कंडीशन दी गई है, स्पीड क्या होगी जब रेस्ट मास डबल हो जाए, और m नॉट की वैल्यू 1.673 इंटू 10 पावर माइनस 27 दी गई है, ये 1.673 आएगा। ठीक है, आपने इसका सोल्यूशन पुट करने के लिए क्या करना था, आपको फार्मूले दिए गए थे पेपर के एंड पे, वहां से फार्मूला पुट किया, उसमें वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करके उसमें वैल्यूज पुट करनी थी, तो आपका आंसर आ जाना था जो आपने कैलकुलेट करना था। ठीक है, ये आ गया है 0.866C। नेक्स्ट 9 पार्ट था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज, व्हाई, एक्सप्लेन ब्रीफली। काइनेटिक एनर्जी जो होती है जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो वो चेंज नहीं होती, उसको एक्सप्लेन करना है कि क्यों। तो आपने इसको शॉर्ट से एक्सप्लेन कर देना था कि क्यों यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हुए चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्यों चेंज नहीं होती। इसके बाद 9 का और पार्ट दिया गया था, इफ यूरेनियम डिकेज ट्वाइस बाय अल्फा पार्टिकल एमिशन व्हाट इज द रिजल्टिंग आइसोटोप, कि अगर यूरेनियम जो है वो 2 बार डिके करता है और अल्फा पार्टिकल एमिशन होती है उसमें, तो रिजल्टिंग आइसोटोप क्या होगा। तो अल्फा पार्टिकल का मतलब ये है कि हीलियम, तो हर अल्फा पार्टिकल के केस में 4 मास नंबर डिक्रीज होगा और 2 एटॉमिक नंबर। तो जब यूरेनियम फर्स्ट डिके हुआ तो थोरियम आया और सेकंड डिके में रेडियम आ गया, तो रेडियम 225 आइसोटोप होगा जब यूरेनियम जो है वो 2 बार अल्फा डिके करेगा। नेक्स्ट 10th पार्ट था सेक्शन बी का, व्हाट इज फैराडेज केज, ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। फैराडे केज के बारे में आपने शॉर्ट सा लिख देना था कि फैराडे केज होता क्या है और इसकी वर्किंग एक्सप्लेन कर देनी थी। 10th का और पार्ट दिया गया था, कंपेयर ग्लूऑन्स एंड फोटॉन्स, ग्लूऑन्स और फोटॉन्स को कंपेयर करना था। तो इसमें आपने मिनिमम 3 से 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं, यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स लिख दिए हैं। ये इसलिए ज़्यादा लिखे जाते हैं कि अगर कहीं कोई एक आधा पॉइंट आपका पेपर में गलत भी हो जाए तो बाकियों के आपके मार्क्स मिल जाएं। तो जितनी आपके पास स्पेस गिवन हो, जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे कंपेयर करना हो या डिफरेंशिएट करना हो, तो मैक्सिमम जितने पॉइंट्स आपको आते हों वो लिख दिया करें। इसके बाद 11 पार्ट था सेक्शन बी का, व्हाट इज मीन बाय एनिहिलेशन, गिव एन एनिहिलेशन रिएक्शन। तो एनिहिलेशन क्या है, एनिहिलेशन को डिस्क्राइब करना था और उसकी एग्जांपल दे देनी थी। नेक्स्ट 11 का और पार्ट था, टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ वेव बाय अ फैक्टर ऑफ 10 कैलकुलेट द रिक्वायर्ड इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। तो इस केस में ये आपका न्यूमेरिकल है, इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ वेव बाय फैक्टर ऑफ 10, यानी कि I1 अगर I हो तो I2 10I के इक्वल होगा, फैक्टर 10 इंक्रीज करना है। तो रिक्वायर्ड इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव यानी कि A2 कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना था, इंटेंसिटी ऑफ वेव जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के, यानी कि I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म किया जाए तो I इक्वल आ जाता है के A स्क्वायर के, I1 के A1 स्क्वायर हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 कह दिया, और I2 के A2 स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, 2 से 1 को डिवाइड किया
तो I2 बाई I1 इक्वल आ जाता है KA2 स्क्वायर ओवर KA1 स्क्वायर। I2 की वैल्यू पुट कर देनी थी, इसको सिंप्लीफाई करके आपने इसमें से जो A2 की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेनी थी। ये इन टर्म्स ऑफ A1 आ जाएगी 3.16। नेक्स्ट 12th पार्ट है सेक्शन बी का। हाउ विल द रेडियस ऑफ ए फ्लेक्सिबल रिंग चेंज इफ इट्स गिवन नेगेटिव चार्ज। फ्लेक्सिबल रिंग को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड किया जाए तो उस रिंग की जो फ्लेक्सिबिलिटी है यानी कि उसका रेडियस है वो उस पर क्या चेंजिंग आएगी। नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उस रिंग के ऊपर, और जो हर तरफ नेगेटिव चार्ज होगा यानी कि सेम चार्ज होगा तो वो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, जिसके नतीजे में क्या होगा कि रिंग जो है उसका रेडियस इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट 12 का और ऑप्शन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उनको आपने डिफरेंशिएट कर देना था। यहाँ पे 4 पॉइंट्स गिवन हैं, जब 3 मार्क्स का हो तो मिनिमम 4 पॉइंट्स लिख दिया करें आप। नेक्स्ट आपके पास 13 पार्ट था बी सेक्शन का। यूज डायमेंशनल एनालिसिस टू प्रूव द इक्वेशन P इक्वल टू रो जी एच इज डायमेंशनली होमोजेनियस। तो P इक्वल टू रो जी एच को आपने डायमेंशनली प्रूव करना था कि ये होमोजेनियस है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस कैलकुलेट कर लेनी थी और फिर राइट हैंड साइड की डायमेंशंस कैलकुलेट कर लेनी थी। इससे आपको पता चल जाता कि दोनों साइड की डायमेंशन इक्वल हैं तो ये होमोजेनियस है। इसके बाद 13 का और ऑप्शन था राइट 3 स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 3 स्टेटमेंट्स लिखनी थी, एक जो है वो इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी थी। तो तीनों स्टेटमेंट्स, एक कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट है, एक क्लाजियस स्टेटमेंट है और एक एंट्रोपी स्टेटमेंट है, इनको आपने स्टेट कर देना था, लिख देना था। इसके बाद 14 लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन ड्राइव द रिलेशन बिटवीन टॉर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशन आपने करना था, तो इसको टा इक्वल टू आर एफ से ड्राइव करके टा इक्वल टू आई अल्फा आ जाता है। 14 का और ऑप्शन दिया गया था, और पार्ट में क्या पूछा गया था, व्हाट इज मीन बाय इंटरफेरेंस, गिव कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस क्या है और इंटरफेरेंस की कंडीशंस क्या हैं वो आपने स्टेट कर देनी थी। तो यहां तक आपका सेक्शन बी था। इसके बाद आपके सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए थे, तो अब हम सेक्शन सी देखते हैं कि इसमें कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस थे और उनके आंसर्स क्या लिखने थे। तो सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 3 था स्टेट एंड एक्सप्लेन वेक्टर प्रोडक्ट विद एग्जांपल आल्सो शो दैट ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो सबसे पहले आपने वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिख देनी थी, इसके बाद इसको शॉर्ट सा एक्सप्लेन कर देना था विद डायग्राम। एक्सप्लेन करने के बाद जो एन यूनिट वेक्टर है जो इसकी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होता है, इसकी डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं राइट हैंड रूल के जरिए से, वो भी आपने एक्सप्लेन कर देना था और एक एग्जांपल दे देनी थी। एग्जांपल के बाद जो कहा गया था कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, वो आपने प्रूव कर देना था। ए क्रॉस बी इक्वल आता है ए बी के कैप के और बी क्रॉस ए आता है आई माइनस ए बी के कैप के। इसका मतलब ये हुआ ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है, हाँ ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का और पार्ट क्या गिवन था, व्हाट इज मीन बाय प्रोजेक्टाइल, ड्राइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ऑफ फॉलिंग फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो व्हाट इज मीन बाय प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन लिख देनी थी सबसे पहले, उसको एक एग्जांपल डिफरेंट एग्जांपल्स दे देनी थी जिनमें ये शो हो कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। उसके बाद इन्होंने जो डेरिवेशन पूछी थी सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट से रिलेटेड थी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की डेरिवेशन आपने लिख देनी थी, जैसा कि आपको ये नजर आ रही है कि टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए डेरिवेशन t इक्वल टू 2v0 साइन थीटा ओवर g है। इसके बाद जो दूसरी डेरिवेशन थी वो रेंज के लिए थी, तो रेंज के लिए भी आपने इसकी डेरिवेशन प्रॉपर ड्राइव कर देनी थी, जिसमें रेंज का आपके पास फार्मूला आ जाता है r इक्वल टू v0 स्क्वायर ओवर g इंटू साइन 2 थीटा। इसके बाद मैक्सिमम रेंज के बारे में पूछा गया था, तो मैक्सिमम रेंज के लिए आपने डेरिवेशन कर देनी थी। मैक्सिमम रेंज कब होती है, जब थीटा 45 डिग्री हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 था एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर, आल्सो एक्सप्लेन द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या है और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी इसका फाइंड करना था। तो इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद
कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ड्राइव कर लिया था कि वो क्या आता है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 का और पार्ट था, स्टेट वर्क एनर्जी थ्योरम, एक्सप्लेन दिस थ्योरम फॉर रेजिस्टिव मीडियम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, उसकी डेफिनेशन, फिर उसको इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेना था। ये इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ गया। उसके बाद क्या कहा गया था, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर रेजिस्टिव मीडियम। तो उसके लिए आपने क्या करना था, उसके लिए भी डेरिवेशन कर देनी थी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है एफ अप्लाइड डॉट डी माइनस एफ रेजिस्टिव डॉट डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 था, स्टेट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड ड्राइव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, ऑन व्हाट बेसिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डिराइव्ड। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से रिलेटेड है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिख देनी थी। उसके बाद इसकी प्रॉपर डेरिवेशन है, डेरिवेशन आपने कंप्लीट कर देनी थी कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की जो डेरिवेशन है वो डिटेल से आपने इसमें लिख देनी थी। ए बी इक्वल टू कांस्टेंट आ जाता है, और फिर ये इसका वॉल्यूम के साथ रिलेशन भी बताया गया है, और ये लास्ट में एग्जांपल दे दी कि जहां पे रियल लाइफ में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कैसे अप्लाई हो रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का और पार्ट था, व्हाट इज मीन बाय इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड ए रिलेशन फॉर द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मटेरियल। तो यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टेट करना था, उसके बाद इसका रिलेशन था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो वो आपने प्रॉपर ड्राइव कर देना था। जो कि पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास रिलेशन क्या आ जाता था, 1/2 kx²। इसके बाद लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन था सेक्शन सी का, व्हाई डज एन एस्ट्रोनॉट फील वेटलेस इन स्पेस, हाउ कैन आर्टिफिशियल ग्रेविटी बी प्रोड्यूस्ड इन ए सैटेलाइट, फॉर ए सैटेलाइट ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सैटेलाइट। सबसे पहले कि एस्ट्रोनॉट वेटलेसनेस स्पेस में फील क्यों करता है, तो एस्ट्रोनॉट क्यों वेटलेसनेस फील करता है उसको शॉर्ट सा एक्सप्लेन कर देना था। उसके बाद हाउ कैन आर्टिफिशियल ग्रेविटी बी प्रोड्यूस्ड इन सैटेलाइट, तो कैसे प्रोड्यूस की जाती है उसके बारे में शॉर्ट सा लिख देना था। उसके बाद हमने डेरिवेशन करनी थी, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ड्राइव करनी थी सैटेलाइट के लिए जो कि एक ऑर्बिट में मूव कर रही हो। तो उसके लिए पहले एंगुलर वेलोसिटी के लिए डेरिवेशन आपने लिख देनी थी, जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC इक्वल टू v² ओवर r से स्टार्ट हुई थी, और एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगी, ओमेगा इक्वल टू √g/r। इसके बाद डेरिवेशन किसके लिए थी, टाइम पीरियड के लिए। तो 1 कंप्लीट रोटेशन के लिए टोटल डिस्टेंस जो है वो 2πr होता है, उसको आपने लेकर चलना था, टाइम पीरियड आ जाता 2π√r/g। इसके बाद फ्रीक्वेंसी के लिए डेरिवेशन थी, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का इन्वर्स होती है, यानी कि f इक्वल टू 1/t। तो 1/t से मुराद टाइम पीरियड j वाली वैल्यू t की जगह पे पुट की जाए, सिंप्लीफाई होकर 1/2π√g/r आ जाता है। इसके बाद जो 6 का और ऑप्शन था, इसमें आपको न्यूमेरिकल दिया गया था। न्यूमेरिकल क्या था कि ये आपको डायग्राम दी गई थी, और इस डायग्राम में आपने हर रेजिस्टेंस में से करंट कितना पास कर रहा है वो आपने कैलकुलेट करना था। तो इसके 2 लूप कंसिडर कर लेने थे, लूप 1 और लूप 2। इनमें से करंट गुजर रहा है, उस करंट को सामने रखते हुए हमने KVL अप्लाई करना था, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, लूप 1 के अक्रॉस। और उसके बाद इससे एक इक्वेशन आ जाती, उसके बाद दूसरे लूप पे KVL अप्लाई करते हुए उसकी मदद से इक्वेशन 2 आ जाती। इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने I1 और I2 की वैल्यूज फाइंड कर देनी थी। I2 की वैल्यू आपके पास -4 एम्पेयर आ जाती, और I1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -9 एम्पेयर। तो जो 2 करंट्स की वैल्यूज आपने इस यानी कि 2 ओम और 1 ओम में से कितना करंट गुजर रहा है, इसका मतलब यह है 1 ओम में से -4 एम्पेयर, और I1 यानी कि R1 में से -9 एम्पेयर करंट गुजर रहा था। तो आज की वीडियो में हमने फर्स्ट ईयर का कंप्लीट पेपर डिस्कस किया, जिसमें आपके जो पेपर आया था फेडरल बोर्ड का, उसमें किन क्वेश्चंस के क्या आंसर्स लिखने थे वो डिटेल से डिस्क्राइब किए गए। इसके अलावा 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लेवल पर पढ़ाई जाने वाली तमाम टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। और अगर आप पास्ट पेपर्स या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल विजिट करें। थैंक यू।